पाकिस्तान का नौजवान अब सिर्फ पाकिस्तान का नौजवान नहीं रहा, ये एक ग्लोबल सिटीजन है। बच्चा इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडियल बना रहा है। टीचर एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी की तरह उसके सामने शायद प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मेयारात को, क्वालिटी को नहीं बदला। आज भी हम पुराने ख्यालात के साथ यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके काम नहीं कर रहे, लोग छोटी छोटी डिग्रियों के साथ बड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल्स को बुनियाद बना दिया। पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 25% एडमिशन कम हो, अगले साल ये 35% होंगे। लोग यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, वरना ये बड़ा एजाज समझा जाता था पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन। हम दुनिया में वो ममालिक हैं और सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे कम पैसा तालीम पर खर्च करते हैं। मैं 2002 में गया था इंडिया, हैदराबाद दक्कन। उस वक्त अमेरिका ने वहाँ पर IT की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब हम 2025 में बैठे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके IT। हमारे बच्चों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने नहीं आते, वो अपने दोस्तों की मिन्नतें कर रहे होते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज हमारी इस पॉडकास्ट में बड़ी अजीम शख्सियत हमारे साथ हैं, सलमान आबिद साहब। आप एक उस्ताद हैं, आप कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और आप पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र हैं। मुझे बड़ा एहतराम है हमेशा असातिज़ा कराम से, और जब भी किसी टाइटल के साथ मैं देखता हूँ शख्सियत के साथ उस्ताद लगा हुआ है तो एक एहतराम का जज्बा, और मैं हमेशा जनरेशन को भी ये मैसेज दिया करता हूँ कि प्लीज़ अपने वालिदैन और असातिज़ा की एक इज़्ज़त, एक एहतराम का एक दर्जा जो है उसे हमेशा अपनी प्रायोरिटी का हिस्सा बनाएं। आज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होगी, हम बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ इन्होंने लिखा, बहुत कुछ इन्होंने मीडिया पे शेयर किया। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे एज अ पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र नज़र आते हैं। आप चीज़ों का, मैंने देखा, सॉल्यूशंस, मैयर्स, क्या पॉजिटिव हल निकाल सकते हैं आज की दुनिया के चैलेंजेस के, उसके ऊपर बात करते नज़र आते हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। और मेरा ख्याल है मुझे तो ये उम्मीद, मैं पता नहीं था कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं तो ऐसे समझा कि किसी और के पास जाना है, लेकिन फिर वो आपके पास आना पड़ा। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और पिछले कई दिहाइयों से मैंने आपके इदारे के लिए काफ़ी सर्व किया है, काफ़ी आपके प्रोग्रामों में शिरकत की, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्रामों में। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ में यंग स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रमोट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो काम यूनिवर्सिटीज़ को करना चाहिए वो आप जैसे इदारे कर रहे हैं। मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, थैंक यू सो मच। हमारे लिए ऑनर है आज सलमान आबिद साहब हमारे साथ हैं। सर, मैं इसका आगाज़ करना चाहूँगा कि ये आज का जो नौजवान है, जिसे कहा जाता है यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, सब है, सर इसको क्या क्रिटिकल चैलेंजेस हैं आज के मौजूदा दौर में हमारे नौजवान को? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, पाकिस्तान का नौजवान अब सिर्फ पाकिस्तान का नौजवान नहीं रहा, ये एक ग्लोबल सिटीज़न है। ये दुनिया के साथ जुड़ गया है, कनेक्टिविटी इसकी हो गई है इंटरनेट के जरिए। तो इसने अपने आप को दुनिया के साथ जोड़ना है। बिल्कुल। अब दुनिया के साथ जोड़ने के जो तकाजे हैं उसमें उसको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उसके लिए ना हमारा तालीमी निज़ाम जदीद बुनियादों पर मौजूद है, ना हमारे यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी और समाजियात उस तरह से है, ना डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह से है, ना साइंस में और सोशल साइंसेज में तहकीक उस तरह से हो रही है, और ना हमारे बच्चों का वो एक्सपोजर है जो बाहर जाकर चीज़ों को देखने का। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मेयारात को, क्वालिटी को नहीं बदला। आज भी हम पुराने ख्यालात के साथ यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों के निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। डिग्री की अहमियत बढ़ जाती है, जबकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कम है। अभी भी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पैसा खर्च किया जा रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो रिसर्च के ऊपर पैसा बहुत कम खर्च किया जाता है। तो इसलिए जो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आप ये तो पैदा कर देते हैं कि एक स्पेशलाइजेशन में, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस में एक बच्चा बहुत अच्छा पैदा करते हैं, लेकिन जो इस वक्त UN की टॉप 10 स्किल्स हैं जिसकी बुनियाद पे उसने दुनिया में अपने आप को मनवाना है, उसके बारे में किसी को आगाही नहीं है। ना बच्चे को पता है, ना उस्ताद को पता है। वो क्या है कि बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, बच्चे को कम्युनिकेशन में किस तरह से डील करना है, बच्चे को चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है, बच्चे की टीम बिल्डिंग कैसे होगी, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे होगी, उसकी सोशलाइजेशन कैसे होगी, उसकी नेटवर्किंग कैसे होगी, उसकी डिजिटलाइजेशन कैसे होगी, उसका जो है ना ह्यूमन रिसोर्स क्या होगा, उसका जो हेल्थ की जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरह से होगी, यानी और बहुत सी चीज़ें, यानी उसकी रीडिंग किस नौइयत की होंगी, ये वो तो निसाबी किताबों से बाहर नहीं निकलता। तो ये जो टॉप 10 स्किल्स हैं, अगर हमारे बच्चे इस पर तवज्जो नहीं देंगे
तो वो दुनिया की मार्केट से नहीं जुड़ सकेंगे। अब आप देखिए ना, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके काम नहीं कर रहे हैं, लोग छोटी छोटी डिग्रियों के साथ बड़ा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्किल्स को बुनियाद बना लिया है। तो हमें भी अपनी तालीम के अंदर स्किल्स को बुनियाद बनाना होगा और इसके साथ जोड़ना होगा कि महज रवायती तालीम के साथ अब बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए जो दुनिया के अंदर जो टॉप ट्रेंड है चल रहे हैं स्किल्स के, उसको बेस करके मार्केट को देखने के बाद रिव्यू करें, इंडस्ट्री को रिव्यू करें कि किस किस्म की ज़रूरत है, किस किस्म की टेक्नोलॉजी आ रही है, और फिर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। फिर ये जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था 70 की 80 की दहाई में कि मुझे पक्की नौकरी मिल जाए, सरकारी पेंशन वाली जॉब, अब ये ख़त्म हो गई। अव्वल तो वो जॉब है नहीं, और अगर हैं तो वो सियासी बुनियादों पर भर्तियों की नौकरियाँ हैं। आम आदमी के लिए वो नौकरियाँ नहीं हैं। नौजवान इस पर अपनी एनर्जी मत ज़ाया करें। नौजवान अपने लिए नया रोजगार पैदा करें, नए इम्कानात पैदा करें, नई उम्मीद पैदा करें, नई रोशनी पैदा करें, नई दुनिया आबाद करें। और आपको मैं बताऊं, मेरे कई स्टूडेंट्स जो बीएस के अंदर चौथा 5वां सेमेस्टर छोड़ के भाग गए, और अब मुझे पता चलता है कि वो 3 लाख 3.5 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं। उन्होंने अपनी दुनिया आबाद कर ली, इसलिए कि उन्होंने एक साइकिल समझ लिया है कि पैसे कमाने का तरीकाकार जो है। अब आप देखिए, रात को लोग जाग रहे होते हैं क्योंकि ऑनलाइन सारा का सारा। अब आपने उनके लिए क्या प्रॉब्लम किया? आपने इंटरनेट स्लो कर दिया, आपने वो फायरवॉल कहते हैं, उसको ला के आपने सारे सब कर दिए। ये जो ऊबर वाले हैं, ये बाइकिया वाले हैं, ये पांडा वाले हैं, इन सबको प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट का। इससे कारोबार नहीं फैलेगा। इन लोगों ने कारोबार जनरेट करना था, आपने इंटरनेट को स्लो कर दिया। तो आज की दुनिया में आप इंटरनेट को स्लो करके क्या रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। ऑनलाइन शॉपिंग है, ये मार्केटिंग है, सारी की सारी लोग शॉपिंग करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के जो नौजवानों के जो चैलेंज है, उसको एक नई थिंकिंग की जरूरत है। अब ये यूनिवर्सिटीज में नहीं आ रही। अब ये आपको बाहर से लोगों को देखना पड़ेगा कि लोग किस तरह से देख रहे हैं, और उसको रिविजिट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए अपने टीचरों को एक्सपोजर दें बाहर जाकर, कि जाकर तजर्बा करके आएँ कि बाकी दुनिया के अंदर किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ बदल रही है। यूनिवर्सिटीज़ की करैक्टर्स बदल रहे हैं। आपको पता है इस साल पाकिस्तान की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में 25% एडमिशन कम हुए, अगले साल ये 35% होंगे। लोग यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ। वरना ये बड़ा एजाज समझा जाता था पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, इसलिए कि अब वो लोग समझते हैं कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनके 4 सुपर सीनियर जो है वो बेरोजगार है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब हमें थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा नौजवानों के तनाजुर में, और नौजवानों को भी रिविजिट करना पड़ेगा अपनी तरक्की के तनाजुर। तो क्या ये सलमान साहब अकेला नौजवान कर पाएगा, या एक पूरा एक निज़ाम? आपके वालिदैन हैं, आपका एक तालीमी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं, कौन सा एग्जैक्ट वो लेवल है जहाँ पे ख़ास तवज्जो की ज़रूरत हमारे तालीमी निज़ाम में भी और हमारी पेरेंटिंग में भी, जो इस चीज़ को बच्चों के अंदर पैदा करे और इसको प्रमोट करे और अप्रिशिएट करे? बिलाल साहब, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। ये सारा ब्लेम आप सिर्फ हुकूमत को नहीं दे सकते। बिल्कुल। अब पेरेंट्स ने भी वही रवायती तरीका उठाया हुआ है, नंबर पॉलिटिक्स का। बिल्कुल। पेरेंट्स भी उसमें चले गए। असातिज़ा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चों को भाई 95, 96, 97 नंबर से। बिल्कुल। सिस्टम भी उसी तरीके से बन रहा है। यानी कोविड के दरमियान में हमने देखा कि 100/100 नंबर आता है। बिल्कुल। ऐसे नहीं चलेगा। ये एजुकेशन के जो पॉलिसी साज हैं, पेरेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा हैं, प्राइमरी एजुकेशन के असातिज़ा हैं, कॉलेजेस के असातिज़ा हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, इस सारे लोगों को बैठना पड़ेगा और अपनी एजुकेशन को रिविजिट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हम दुनिया में वो ममालिक हैं और सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे कम पैसा तालीम पर खर्च करते हैं। हम आज भी जीडीपी का 1.7, 1.8 खर्च करते हैं। हमने हालांकि तय किया था कि हम 2015 से 2030 तक 4% खर्च करेंगे, तो हम तो पैसा ही नहीं खर्च कर रहे। तो जब आप एजुकेशन पे पैसा ही नहीं खर्च करते तो फिर आप क्या नतीजा निकालना है? तो ये सोचना पड़ेगा। फिर अपनी तालीम को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक। मसलन मैं इस बात का हामी नहीं हूँ बिलाल साहब कि बच्चा जो है 8 सेमेस्टर जो बीएस करता है उसकी फीस उसके पेरेंट्स दें। ये नहीं होना चाहिए। सही बात है। पहले सेमेस्टर की फीस माँ जमा कराए, बाप जमा कराए, बाकी फीसें उसने खुद जमा करानी है। पहले काम करे शाम को और सुबह जमा कराए।
जहाँ फीस नहीं है वहाँ सेमेस्टर फीस कराए, True. फिर उसके बाद जाके कराए। सब बिल्कुल ये माँ बाप के ऊपर बोझ ना डालें, बहुत और माँ बाप जो है इस मुगालते में ना पड़े। माँ बाप बच्चों को मेहनत करने दें। दे ये बच्चे को लाडलापन जो है ना आपने डाला हुआ है, सही बात 500 रुपये डेली दे के और उसकी फीसें को भारी बोझ दे के, बिल्कुल वो मैं नहीं समझता कोई अच्छा अमल है। बिल्कुल बच्चों को आप साथ साथ रोजगार के साथ जोड़ें, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे ईंटें उठवाएं। अब ऑनलाइन काम इतना आ गया है फिलहाल कि आप उनसे उनको कहें कि भाई ये जाके मार्केट में ये काम ढूंढें और ये काम जनरेट करें। ठीक है, मसलन एक बच्ची है वो लेआउट डिजाइनिंग करती है, वो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा लेती है। जी टाइटल डिजाइनिंग करती है, वो 50-60 हज़ार रुपये कमा लेती है। तो ये बड़े काम है। बिल्कुल। कोई ट्रांसलेशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहे है, कोई एनिमेशन कर रहा है, तो ये आप काम करें, शाम को बैठ के 2-4 घंटे लगाए। अब ये ना कहें कि जी काम नहीं है, मार्केट में काम अवेलेबल है, आप काम नहीं करने के लिए तैयार। बिल्कुल आप कॉरिडोर से, यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से उठने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ बैठे हुए आवारागर्दी करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। बिल्कुल तो इसलिए नौजवानों को भी और वालिदैन को भी तरगीब देनी होगी। फिर आपको यूनिवर्सिटीज जो है ये 24 आवर चलाएं। हाँ मसलन आप यहाँ पे मॉर्निंग रेप्लिका इवनिंग क्लासेज चलाएं। बच्चों की फीसों पर इतना बोझ जो आपने सरकार पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डाल दिया है, उसको कम करें। बिल्कुल और ये यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती हैं शाम को 4 बजे के बाद। एग्जैक्टली ये क्या मजाक है? पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, टीचर्स अवेलेबल है, नए टीचर्स के लिए रोजगार करें, और पूरा तालीमी तसव्वुर जो है ना टेक्नोलॉजी के साथ और डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ दे। एक तो ये नहीं हो काम रहा, करें। और मैं आपको बताऊं, बाहर की दुनिया में हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंडस्ट्रियों के ऑफिस होते हैं। हर इंडस्ट्री का अपना एक ऑफिस, जैसे पैकेजेस है ना, उसका अपना एक ऑफिस है। आप जाएं बतौर स्टूडेंट्स, पैकेजेस से कहें कि जी मुझे क्या काम करना है, मुझे बताइए आपके यूनिवर्सिटी में, आपके डिपार्टमेंट में किस जगह पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, वो आपको बताएंगे हम क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप होगी, क्या होगा, किस यानी यूनिवर्सिटीज़ में। और कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि इंडस्ट्री का ऑफिस यूनिवर्सिटीज में छोटे छोटे समझ गए ऑफिस, लेकिन सर वो लिंक बना हुआ है ना उनका आपस में, स्टूडेंट का और उसका, और ये बन जाते हैं। अच्छा, अभी हम एक काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर को कह रहे हैं कि भाई आप आके यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करें। बिल्कुल आप, और कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान में, बिल्कुल है। आप उसको उठाएं, इन्हीं बच्चों को, बच्चियों को कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके जाएं। ठीक है, आप पाकिस्तान के नौजवानों में देखें बाहर की दुनिया में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ सही तरीके से उनको अकोमोडेट करें। वो मायूसी में ना जाएं, वो रोजगार के ख्वाहिश में जाएं। बिल्कुल ठीक। हम तो इनको मायूस करके यहाँ से भेज रहे हैं, फिर उनका मजाक भी उड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ट्रू। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क नहीं है जितना बुरा मुल्क हमने बना दिया है, और जितना बुरा मुल्क बनाकर हम पेश करते हैं। बिल्कुल सही। बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट है इस नौजवानों में, और इस टैलेंट को अगर हमने एक स्पेस दे दी, एक माहौल दे दिया, इसको लीडरशिप दे दी, तो यही नौजवान आप देखिए कि बेतहाशा काम करते हुए आपको नजर आएंगे और पॉजिटिविटी के साथ नजर आएंगे। गाली बक के नौजवानों को उनका मजाक मत उड़ाएं। ये जो है ना कि वो जो दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं, नफरत का कारोबार करते हैं, ये कोई भारत के एजेंट हैं, ये कोई फलां के एजेंट हैं, ये मसले का नहीं है। इससे उनके अंदर गुस्सा आता है। सही, ठीक है, सही। आप सियासी हिकमत अमली के तहत, माशी हिकमत अमली के तहत, इंतजामी हिकमत अमली के तहत मुकाबला करें ना। आप तो बगावत करना चाहते हैं, आप तो गुस्सा निकालना चाहते हैं, वो तो हल नहीं है। आप तो नफरत करना चाहते हैं, वो मसले का हल नहीं है। फिर आप ये देखिए जो हमारी बच्चियां हैं, इतनी बच्चियों को बिलाल साहब हम पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जाएं तो लगता है कि लड़कियों की बहाली है। अच्छा, फिर उसके लिए रोजगार कहाँ है हमारे पास? अब तो लड़कियां जॉब करना चाहती हैं, फिर जब जॉब करना चाहती हैं तो उनके लिए साजगार माहौल नहीं है, हैरेसमेंट्स के इशूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इशू आ रहे हैं। अब मसलन मिसाल के तौर पे एक लड़की रहती है टाउनशिप, आपने उसको रोजगार मिला है शादरे, वो कैसे जाएगी यार? 20,000 की नौकरी में, 25,000 की नौकरी में, उसको तो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तो उसका ट्रांसपोर्ट लग जाएगा। तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से अवेलेबल है? जो बड़ी इंडस्ट्री हैं वो किस तरह से दे रही हैं, इंडस्ट्री दे रही है, सोशल प्रोटेक्शन कितना हासिल है, मेडिकल अलाउंसेस कितने लोगों को मिले हुए हैं। ये चीज़ें हम, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस सवालात हैं। तालीम का खर्चा, अब देखें ना, मेरे कजन्स जो हैं वो अमेरिका गए, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे जाके तालीम हासिल की, उन्होंने वहाँ पे अपना सोशल प्रोटेक्शन के तहत पैसे लिए, तालीम मुकम्मल की, वो पैसे उन्होंने कमा के उतारने शुरू कर दिए। अपने माँ बाप पे तो नहीं बोझ बने, तो ये अप्रोच हम क्यों नहीं इख्तियार? फिर पाकिस्तान को बेहतर बनाने में हम नौजवानों को क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? हमने इंतशार की सियासत में क्यों डाल दिया है? तकसीम क्यों कर दिया उनको, किसी लीडर की हिमायत में और किसी लीडर की मुखालफत में? उससे क्या हासिल हो रहा है? पाकिस्तान बनाए,
पाकिस्तान सवार है, पाकिस्तान को खूबसूरत करें, बिल्कुल। पाकिस्तान के लोगों की शान बढ़ाएं, पाकिस्तान को हीरो बनाएं। अब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां निकाल के अपना गुस्सा निकालते हैं कि वो इमरान खान के हामी क्यों हैं, तो उससे क्या होगा, वो और ज़्यादा हामी हो जाएंगे। तो मसले की तरफ आए। मसला हमारा है इकोनॉमिक्स, ठीक, मसला है हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मसला है हमारा अच्छी एजुकेशन, स्टैंडर्ड बेस्ड एजुकेशन जो दुनिया में काबिल कबूल हो, जो ग्लोबल दुनिया में एड्रेस हो, और मसला है हमारा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट जहां हम तफरी कर सकें। मिसाल के तौर पे बिलाल साहब, आपकी 3 बेटियां हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटियों को स्विमिंग कराऊं, तो कम से कम आपको 60,000 रुपये महीना चाहिए, क्योंकि कोई अच्छा स्विमिंग पूल आपको 15-20 हज़ार रुपये माहाना से नहीं मिलेगा। तो एक शरीफ आदमी जो मुलाजम आदमी हो, तो वो तो अपनी बेटियों को सिर्फ बाथरूम में ही स्विमिंग करा सकता है। बिल्कुल सही। आप फुटबॉल अकेडमी ले जाएं, क्रिकेट अकेडमी ले जाएं, 10-10 हज़ार रुपये। आप कोई क्रिकेट अकेडमी, कोई फुटबॉल अकेडमी, कोई हॉकी अकेडमी, कोई स्विमिंग पूल्स आपने इस मुल्क के नौजवानों के लिए नहीं छोड़े, और जो मौजूद हैं ग्राउंड्स वो कब्जे हो चुके हैं। अब वो आप पैसे दें और खेल लें। एनडीए में आप 50-50 हज़ार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, फिर अलग फीसें हैं, वो करें। तो आपने इस नौजवान को तो स्पोर्ट्स में लेके नहीं आए, सारे खेल के मैदान आपने ख़त्म कर दिए। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो हमने सारे जो है ना वो बर्बाद हो गए। फिर ये जो इस वक्त नशे का मसला है, वो इसलिए है ना कि आपने बच्चों को स्पोर्ट्स से दूर कर दिया। हमारी वैसे तो गवर्नमेंट बहुत क्लेम करती है यूथ पॉलिसी के ऊपर, लेकिन जो यूथ पॉलिसी के अंदर जो असल इनिशिएटिव है नौजवान को खड़ा करना, लेकिन आप जिस वक्त ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, आप उनको 2+2 समझा दें, ठीक है, वो आप नहीं समझाएंगे और टीचर समझा देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने असल में उसके मरे हुए इंसान को जगाना है, मोटिवेट करना है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, रियासती सिस्टम उसके अंदर कितनी मोटिवेशन पैदा करता है कि वो कुछ करे, उसके अंदर एहसास पैदा हो कि मुझे कुछ करना है। यहाँ तो रोजाना की बुनियाद पे एक मायूसी आ जाती है, और वो जब अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसको लगता है कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए, शायद यही मसले, शायद यही हल है। एग्जैक्ट, ये नहीं है, ये नहीं है। ये आपने बड़ी खूबसूरत, मुझे लगता है अब तक की गुफ्तगू में जो आपने बड़े 2 अहम पॉइंट उठाए ना, एक तो सलमान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये रुझान पैदा किया जाए कि बच्चे को ना थोड़ा सा ओवर पैम्पर्ड करने से हम बाहर निकालें और उसका एक माइंडसेट बनाएं कि आफ्टर इंटरमीडिएट जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो यार ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अर्न एंड देन लर्न। तुम पहले कुछ कमाओ साथ साथ और उसका बोझ पेरेंट्स एक तो उतारो। ये माइंडसेट हमारा नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। सर उंगली पकड़ना जो है ना, छोड़ दे, बच्चे छोड़ दें, सीरियसली बच्चे को गिरने दें, और वो कर सकते हैं। आप वाली बात देखें, हमारे पेरेंट्स ने क्या किया था, कौन सा हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल छोड़ने जाते थे? बिल्कुल, मैं टाउनशिप से इछरे जाता था। देखें आप, मेरी सिस्टर जो है कॉलेज लेवल पे टाउनशिप से माल रोड पे जाती थी, कूपर रोड कॉलेज पे। कोई हम सिस्टर को छोड़ने नहीं जाता था। ठीक, कोई सब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इंडिपेंडेंट जाते थे। बिल्कुल, कोई हमने वैगन नहीं लगाई हुई थी, कोई सीट के बच्चे नहीं थे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बसों पे जाते थे, बसों पे आते थे। बिल्कुल, कोई मोटरसाइकिल भी नहीं थी हमारे पास, हम तो बसों पे जाते थे। इंडिपेंडेंट करें बच्चों को, ये जो बच्चे की उंगली पकड़ी हुई है ना पैम्परिंग की, इसने इतना आपको खराब कर दिया कि एक गली में छोड़ के दूसरा गली में स्कूल है, उसको भी पहले छोड़ के आगे स्कूल लाओ, रिक्शा लगाओ, फला लगाओ, ये लगाओ। भाई होगा सिक्योरिटी का इशू, लेकिन आप उसका कोई वे आउट ढूंढें, और फिर दूसरे बच्चे की पैम्परिंग इस तरह से ना करें कि वो कोई काम करने की पोजीशन पे ना हो। बच्चे को कहें कि भाई ये खुद करना है, नाश्ता भी तैयार करके दो, उठो, कमरा खुद साफ करना है, संडे को जाके बाथरूम साफ करने हैं, तुमने कुछ करना है। तो मेरा मतलब है आप बच्चे को सेल्फ मेड बनाएं ना। सलमान साहब, इसमें हमारे दोस्त ने बड़ी प्यारी बात शेयर की। उन्होंने कहा मैंने ना अपने बच्चे को घर में होम मैनेजर की जॉब दी है। होम मैनेजर, देखिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप वाली बात कहते हैं उसको मैंने ना एक मोहब्बत की दी है कि यार ये 5000 तुम ना इसको खाओ पियो एंजॉय करो, ये तुम्हारे लिए, तुमने इसमें होम मैनेज करना। कहते हैं उसमें मैंने क्या उसको दिया हुआ टास्क, वही आपने खूबसूरत बात की। सैटरडे संडे को घर का सारा निजाम एक दफ़ा एक सफाई डे सा होता है, वो करता है। किचन की चीज़ें जितनी ग्रॉसरी आती है उसकी जिम्मेदारी, उसका ध्यान रखना और क्या वो करता है। तो मैंने उसको होम मैनेजर बना दिया। मुझे इतना उनका अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, कहीं से तो बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाने वाला आवाज़ करें। आप बच्चे को कहे ना कि बेटा संडे वाले दिन, इस संडे को आपकी ड्यूटी है बाथरूम साफ करने की, अगले संडे में दूसरे बेटे की है, तीसरे बच्चे की है, बेटी की है, सिर्फ बेटी की नहीं, बेटे की भी लगाएं, क्योंकि जब आप जहाँ पे गंद करते हैं उसको सफाई तो आनी चाहिए। किचन को तो साफ करना आना चाहिए, बेड को तो ठीक करना आना चाहिए। तो ये आदतें कौन डालेगा? हमने सारा मुलाजमों के ऊपर छोड़ा बस। अच्छा, बच्चों की इतनी पैम्परिंग है
कि वहाँ पे बच्चा हम उसको बच्चा करके डील कर रहे हैं, उसको सही तरीके से खड़े नहीं होने दे रहे, उसको गिरने दें, जब तक उसको चोट नहीं लगेगी उसको पता नहीं चलेगा, वो खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को खड़ा, इसीलिए जो छोटे इलाकों के बच्चे हैं ना वो ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ठोकरें खाई होती है, ठीक है ना, उन्होंने हर अच्छा तरह का पानी पिया होता है। ये जो घरों में नौकरानियां आती ना, ये आपके घरों की औरतों को 10 औरतों को बेच दें, बिल्कुल, ठीक है ना, ये 10 बेच दें, क्योंकि उनको रोजाना का काम यही है, वो 10 घरों को टैकल करके आती है। आप बदतमीजी करें तो एक बार में काम छोड़ के चली जाती है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमारे घरों के जो माहौल है, खासतौर पे जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इसको बदलना चाहिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो आ गई ना घरों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट, घरों की मिक्स सोशलाइजेशन खत्म हो गई है। इज्तिमाई खाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, इज्तिमाई गैदरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आपके और मेरे दौर में ना, हम अपने खाला के पास, फुप्पी के पास, चाचा के पास, चाची के पास, खालू के पास जाते थे। अब बच्चे नहीं जाते। बच्चे खालू के पास तो छोड़े, अपने कजनों से नहीं जाते। ये डिजिटल मीडिया ने उनको ऐसा महदूद किया है कि वो चीज़ों में बहुत गैदर नहीं होते। तो लोगों की सोशलाइजेशन को जोड़ना ये बड़े लोगों का काम है, क्योंकि जब बड़े लोग चले जाएंगे तो फिर छोटे बच्चे खुद फिर सोशलाइजेशन को जनरेट करेंगे। तो कम से कम उनके साथ बैठ के महीने में एक दफ़ा खाना खाएं, उनको बैठ के बात करें। तो ये जो सोशलाइजेशन है ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर बच्चों को अप्रिशिएट करें। मैंने एक चीज़ देखी है बिलाल, एक बच्चा है जिसने 85 नंबर लिए, ठीक है, 90 नंबर होते तो उसका दाखिला हो जाना था, उसको बहुत डांटे मत, 85 नंबर कम नहीं होते यार। ये जो नंबर की पॉलिटिक्स में हम बच्चों को कहते हैं कि तुम निकम्मे हो, आपने देखा कई बच्चों ने खुदकुशियां की हैं। सर बिल्कुल की, साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। ये माँ बाप को चाहिए लानत भेजें अगर उस वक्त मेडिकल में दाखिला नहीं हो रहा, और दुनिया बहुत आबाद है, यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट जाके CSS कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं, तो और दुनिया बात कर ले, कोई नया इम्कान ढूंढ ले। तो ये बच्चों को कोसे मत, बच्चों को उसके मुताबिक डील करने की कोशिश करें, उसको उसके मुताबिक जाने का जो चॉइस उसका है उसको उसकी तरफ आए, उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, उसके फूड को मैनेज करने की कोशिश करें। अच्छा फूड, अच्छी खुराक, अच्छी सेहत, वो तो चीज़ों को मैनेज करें ना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। ये जो जंक फूड है उससे तो निकालें ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे की डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। हम समझते हैं तरक्की है। अभी इंडिया में एक साहब है, उनकी 42 ईयर्स में डेथ हुई है, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के थे, तो उनकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, और यंग लड़का, बॉडी बिल्डिंग भी करता था, जिम भी जाता था, सब रनिंग भी करता था। जब फौत हो गए तो उन्होंने कहा कि यार ये क्यों फौत हुआ है, तो बड़ा फिट था। तो जब उसको वर्कआउट किया गया तो पता चला इसकी टोटल 3 घंटे की नींद थी, सोता ही नहीं था। तो जब वो सोता नहीं था तो उसके साथ तो यही कुछ होना था ना जो कुछ हुआ उसके साथ। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपकी नींद भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका कैरियर, ठीक है ना, और आपकी खुराक भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका कैरियर, ठीक है ना। ये चीज़ों को पैकेज के तौर पर देखें। ये जो आप लाइफ कैरियर काउंसलिंग के सेशन करवाते हैं, मैं इसका हामी हूँ, लेकिन एक तो ये हम कराते हैं कैरियर काउंसलिंग मास्टर्स के स्टूडेंट की, जहाँ उसको अपनी अहमियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कैरियर काउंसलिंग से ज़्यादा लाइफ काउंसलिंग कराएं। लाइफ काउंसलिंग में बच्चों की लाइफ के से जुड़े हुए मामला, उनको फिल्में भी देखनी है, उनको म्यूजिक भी सुनना है, उनको स्पोर्ट्स भी देखना है, उनको दोस्तों से भी मिलना है, उन्होंने खानदान में भी टाइम देना है, सोशलाइजेशन भी करनी है, पढ़ना भी है। तो एक लाइफ को एंजॉय करना सीखें। सर ये हम अभी से ये आज से स्टार्ट, ये अब बड़ा खूबसूरत लाइफ काउंसलिंग, सर दिस इज द पॉइंट। ये है वो चीजें हैं जिनकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। सलमान साहब, इसमें एक और खूबसूरत पॉइंट है, प्लीज इसमें जरा आप जरूर रोशनी डालें। हमने पेरेंट्स को बात कर ली, नौजवान की बात कर ली, टीचर एक ऐसा एक एसेट है जिसमें मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी टीचर्स, मैं मैट्रिक और खासतौर पर इंटरमीडिएट में कह रहा हूँ। बच्चा इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडियल बना रहा है, टीचर एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी की तरह उसके सामने शायद प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। टीचर्स की बात करें तो वो कहते हैं हमें तो, हमारी तो सैलरीज इतना बड़ा इशू है, हम क्या करें, इसमें क्या वे आउट हो सकता है? देखिए जी, एक तो टीचर आज का हमारा जदीद टेक्नोलॉजी से दूर है। मैं पढ़ाता हूँ ना यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, कंप्यूटर पे उसकी कोई रसाई नहीं, राइट। वो क्यों जाके चीज़ें ढूंढेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इस्तेमाल ही नहीं करता, बच्चा उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पीछे रह गया। एक बात, अखबार वो नहीं पढ़ता, लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में उसको रसाई कोई नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन में फ्लो पीछे रह गया। वो अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होगा, वो पढ़ाता है। अब बच्चों को सब्जेक्ट से कोई दिलचस्पी नहीं है, एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि टीचर्स के वाकई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जितनी तनख्वाहें हम देते हैं उससे ज़्यादा उनके अखराजात हैं, तो वो एक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स भी उनकी आ जाती है। तीसरा ये है कि मोस्टली लोग जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में बामरे मजबूरी, एक एक्सीडेंटल तौर पर आए थे, जाना वो कहीं और चाहते थे,
आ गए वो इसके अंदर। ठीक है। चौथा, ये जो हमारे यहाँ टीचिंग की अपडेटिंग कोर्सेज होते हैं उसके अंदर भी वो एडवांसमेंट नहीं है जो होनी चाहिए थी। सही। अच्छा, फिर पांचवा ये कि कोई अच्छा टीचर परफॉर्म कर रहा हो उसको हमने अप्रिशिएट ही नहीं करना। ठीक है ना। तो एक जो बुरा टीचर जो कुछ नहीं कर रहा उसको भी उतनी तनख्वाह मिल रही है, जो टीचर बेचारा मेहनत करने की कोशिश करता है उसको मिल रहा है। फिर हमने टीचिंग के अंदर एक ट्यूशनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसने आगे पूरा ही एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश कर दिया। ठीक है ना। अब ये प्राइवेट सिस्टम के अंदर एकेडमी आ गई है, वो चीज़ें आ गई हैं। फिर टीचर का स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है, यानी आप रिलेशनशिप को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की तरह देख रहे हैं, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे। यानी बच्ची को ये नहीं देख रहे आज बच्ची यहाँ से उदास क्यों बैठी है, इमोशनली ये क्यों डीअटैच है, तो आप बच्ची के साथ अटैच नहीं हो रहे। फिर जो है हैरेसमेंट्स के इश्यूज आ जाते हैं, ये भी बड़ा सीरियस इशूज है। तो एक इश्यूज नहीं है, तो इसलिए हमारे टीचर्स आज के जदीद तकाजों में बहुत पीछे हैं। और इस पे सिर्फ उनका कसूर नहीं है, उनको आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ अपग्रेड करना है और उनके सैलरीज को भी बेनिफिट दें, और जितनी अच्छी सैलरीज होंगे उतना ज़्यादा उनके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। मिसाल मैं आपको बताऊं शौकत खानम की जी। शौकत खानम में जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो इतने हाईली पेड है कि वो किसी और जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते प्राइवेट। और वहाँ आपको पता है कैंसर हॉस्पिटल का जो पेशेंट होता है उसका फैसला जो है पैनल करता है। ठीक। कि इसका ऑपरेशन हमने करना है या नहीं करना, और रियायत पे करना है या नहीं करना। लेकिन ये फैसला पैनल करेगा और कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इनकी इतनी हाई तनख्वाहें, उनकी मिसाल के तौर पर अगर आप एक टीचर की 1 करोड़ रुपये तनख्वाह रख दें तो उसको क्या जरूरत है प्राइवेट प्रैक्टिस करने की। तो टीचर्स को भी अपग्रेड करें और अच्छी सैलरीज दें और उनसे अच्छा नतीजा निकालें। इस पे सलमान साहब वो एलजी कंपनी का बड़ा खूबसूरत था कि उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सबसे बड़ा एक रूल उन्होंने निकाला हुआ था। उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा एक बंदा 1 2 3 रूल था। उन्होंने कहा 1 2 3 क्या हुआ, उन्होंने कहा एक बंदा हायर करो, 2 की सैलरी दो और 3 की परफॉर्मेंस ले लो। मुझे बड़ा अच्छा। एक और चीज़ देखें, ग्रामर स्कूल में लकास वगैरह में इन्होंने म्यूजिक के जरिए बच्चों को टीचिंग देनी शुरू कर दी। वो दांत कैसे साफ करने हैं, ठीक, हाथ को कैसे साफ रखना है। तो ऐसे लेक्चर देने की बजाय, वाज करने की बजाय, अखलाकी दर्स देने की बजाय, इस्लामी हवाले तलाश करने की बजाय आप बच्चों को म्यूजिक में आप भी मैं आपको यूट्यूब पे सुना दूंगा। इसमें कई तरह के हमारे पास यूट्यूब में म्यूजिक्स हैं जो बच्चों की सिविक सेंस को बढ़ाते हैं, कि जूते कैसे साफ करने हैं, फला कैसे साफ करना है। तो अब म्यूजिक के जरिए एजुकेशन दें। मैं एक ज़माने में इंडिया की एक फिल्म लगा देता था स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है, उनसे कहता था ये 3 घंटे की फिल्म है जो कि 2.25 घंटे चलेगी, क्योंकि इश्तेहारात इसमें नहीं है। 2.25 घंटे फिल्म देखेंगे और 45 मिनट की इसके ऊपर डिस्कशन। अब 50 लोग थे, आपने फिल्म को एक और एंगल से देखा, मैंने एक और एंगल से देखा, इन्होंने एक और एंगल से देखा, उन्होंने एक और एंगल से देखा। आपको इसका एंड अच्छा लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरा एक और ताज़िया। अब ये जब डिस्कशन हो रहा होता है तो वी लर्न टू ईच अदर, वी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। तो ये जो म्यूजिक्स है, जो फिल्म है, इसके जरिए भी सीखा जा सकता है। बिल्कुल। हम फिल्मों को सिर्फ फिल्म ना देखें, फिल्में चेंज करती हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। और ये जो ड्रामा है ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ज़माने में पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे जो है वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम आर्ट एंड कल्चर से, लिटरेचर से वो फ़ायदा नहीं उठा रहे जो हमें कर लेना चाहिए। दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया बहुत कुछ बदल रही है। तो दुनिया में अगर आपने तब्दील होना है, फिर एक और मैं आपको बताऊं, डाइवर्सिटी के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। देखिए डाइवर्सिटी क्या है, हम सब मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं, मुख्तलिफ बरादरी के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाके के लोग हैं, मुख्तलिफ ज़बान के लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग हैं, मुख्तलिफ रंग के लोग हैं, मुख्तलिफ जिन्स के लोग हैं। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते और हम सब ये कहें कि आपने मेरा निज़ाम कबूल करना है, तो निज़ाम तो नहीं चल सकेगा। नहीं चल सकता। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी तालीम ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रही है, ना लोगों के अंदर डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस दे रही है। और बंदा एक अपना डंडा पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है जी मेरी गल तुसी मनो। तो वो सिस्टम नहीं चल सकेगा ऐसे जैसे हम चलाने की कोशिश करें। यही नौजवान पाकिस्तान का जब बाहर की दुनिया में जाता है वहाँ वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। वही जिसको हम जाहिल कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। तो फिर सलमान साहब अगर ये बाहर हम इसको फिर एक बच्चा किस तरह अपने सिस्टम को समझाएं कि हमारा बच्चा नौजवान सिर्फ पाकिस्तान का नौजवान नहीं है, वो एक ग्लोबल दुनिया के साथ भी कनेक्ट कर रहा है। ये इसकी कनेक्टिविटी को हम किस तरह अंडरस्टैंड करवाएं और किस तरह फिर उसको उसके लिए देखना, इसका तरीका बड़ा सिंपल है। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। ठीक है। मसलन वीज़ा आसान करें।
जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आसानियां गवर्नमेंट पैदा करे। राइट। अगर कुछ नौजवान हुकूमत से कर्जा लेके बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम वापस आके कर्जा उतारेंगे, आप एक बॉन्ड भर लें और उनके लिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स को फैसिलिटेट करें। ठीक है ना। आप कहे जी, कुछ बच्चे ये कहते हैं जी हम सिर्फ तुर्की को एक्सप्लोर करने जाना चाहते हैं, जाने दें उनको एक्सप्लोर। बिल्कुल। ठीक है ना, उनको करने दें। आप उनकी कनेक्टिविटी को जोड़ने की कोशिश करें, कल्चरल इवेंट्स करें। तुर्की के लोग यहाँ आए, बांग्लादेश के लोग यहाँ आए, इंडिया के लोग यहाँ पर आए, एक दूसरे के मुल्क के लोग आना जाना लगा रहे, ताकि अच्छा उनका म्यूजिक आए। आप यहाँ पे आके तमिलनाडु का जरा म्यूजिक सुने ना तो आपको मजा नहीं आएगा, केरला का म्यूजिक सुने ना, लोगों को आने दें। ये कल्चर डाइवर्सिटी है, ये ग्लोबल कनेक्टिविटी है। अच्छा, इसी तरह से यूरोप से लोगों को आने दें। अब मसला ये है कि हमें कभी इस्लाम का डंडा, कभी हमें सिक्योरिटी के इश्यूज, और हम लूटते भी बहुत हैं। यानी हमारा जो होटल है वो गोरे को दे के कहता है 30,000 रुपये का किराया, 35,000 का किराया। ठीक है ना, अब वो पैसे ज़्यादा मांगना शुरू कर देता है, आप उसको रेगुलेट नहीं करते। तो मेरा मतलब है ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने सिस्टम के अंदर वो कनेक्टिविटी लेके आए ग्लोबली, कि लोग आपस में जुड़ें एक दूसरे के साथ, डरे मत। पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनके अंदर खौफ ना आ जाए। मैं आपको बताऊं, एक ज़माने में बहुत से लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान के लोग बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि हमने शक्ल इस तरह से बनाई थी। बिल्कुल। पाकिस्तान जब वो मिलते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तानी इज वेरी लविंग मैन, लविंग वुमेन, बड़े अच्छे लोग हैं यार, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा खलूस होते हैं। हम तो गोरे को ले लेके फिर रहे होते हैं यार। आप देखें इंडियन आ जाएं, सिख आ जाएं, तो हम कितना उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो इसलिए वी आर एम्बेसडर ऑफ द नेशन। हम एम्बेसडर हैं। तो आप इस नौजवानों को बतौर एम्बेसडर इस्तेमाल करें, उनको ग्लोबली कनेक्ट करें, उनका ग्लोबल राब्ता करवाएं। इन पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे आईटी यूनिवर्सिटी है, इसका काम है ना कि 4 बड़ी कॉन्फ्रेंस हैं आईटी की पाकिस्तान के अंदर करें और बाहर के एक्सपर्ट्स आए। इनका काम नहीं है कि वो यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर। मैं 2002 में गया था इंडिया, हैदराबाद दक्कन। उस वक्त अमेरिका ने वहाँ पर आईटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी 2002 में। हम 2025 में बैठे, हम एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, आईटी बना सकते। ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज ये है कि हम आईटी की यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे। हम तो पुल बनाने के आदी हैं, सड़कें बनाने के आदी हैं, अंडरपास बनाने के आदी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के आदी हैं। हम तो इस खेल में लगे हुए हैं। तो हम ग्लोबली बच्चों को फैसिलिटेट करने में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं। ठीक है, ये जो मिसाल के तौर पर बुक फेयर है, अभी मैं ये 3 दिन का बुक फेयर था। कई बुक फेयर में ना कई स्टॉल्स नहीं लगे। मैंने उनसे पूछा यार आपने स्टॉल क्यों नहीं लगाया पब्लिशरों को? कहते यार इतना ही महंगा स्टॉल असी क्यों तो लाइए, आपने इतने महंगे स्टॉल कर दिए हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस है, वो आपको वहां से खर्चा नहीं निकलता, वो लोग नहीं लगाएंगे, हुकूमत उनको सब्सिडाइज नहीं देती। तो आप लोगों को आसान करें। अब ये मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटीज के बुक फेयर ज्यादा बेहतर है ये जो इसके मुकाबले में एक्सपो के। अच्छा, यूनिवर्सिटी तो ज्यादा कम पैसे लेती है, 20,000 रुपए लेती है। यस, तो यूनिवर्सिटी तो ज्यादा क्रेडिबल है। बिल्कुल। तो और यूनिवर्सिटीज के अंदर तो क्राउड भी बहुत होता है, 25-25, 30-30 हजार स्टूडेंट्स मौजूद है। तो यूनिवर्सिटीज प्रमोट करें, साल में 2 किताब मिले, यूसीपी में देखें, यूएमटी में देखें, अच्छे लगते हैं किताब। तो ये जब तक आप किताब कल्चर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, और किताब भी अब वो रवायती किताब नहीं। Yes. अब तो देखे ना वो वाली क्या कहते हैं, ई लाइब्रेरीज आ गई। ई लाइब्रेरीज मैं वो एक है गीगल, GIGL साइट है, इंडियन साइट। ठीक है, वहाँ किताबें पढ़ी हुई। उसमें से जो किताब मुझे पसंद आती है उसको मैं क्लिक करता हूँ, कान में लगाता हूँ टूटी। ठीक है, और वो 20 मिनट की समरी होती है, वो मैं उर्दू में सुन लेता हूँ किताब की समरी। अगर मुझे पूरी किताब सुननी है तो मैं वो भी सुन सकता हूँ। क्या बात। ठीक है, दुनिया तो टेक्नोलॉजी में चली गई है, दुनिया तो एडवांसमेंट में चली गई है। दुनिया तो अब मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान जो नए सदर आए ट्रम्प, इनकी अगवान पॉलिसी जो है वो क्या होगी पाकिस्तान के तनाजुर में, वो मुझे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक छोटा सा नोट बना के भेज देगा। तो अब इसमें हमने अपने बच्चों को तैयार करना कि बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रहते हुए, जीपीटी के अंदर रहते हुए, टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए तुमने अपना माइंडसेट कैसे इस्तेमाल करना है, तुमने अपने ग्लोबल सिटीजन के तौर पे कैसे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना है। अभी तो हालत ये है बिलाल साहब, हमारे बच्चों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने नहीं आते सर। वो हो हमें तो ये बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला। वो अपने दोस्तों की मिन्नतें कर रहे होते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करा दो। एग्जैक्टली, हम उससे यूज्ड टू नहीं हो रहे अभी तक। तो ये यूनिवर्सिटी का फेलियर नहीं है, ये पेरेंट्स का फेलियर नहीं है। बिल्कुल है कि आपके यहाँ सिस्टम जो है वो लोगों को नहीं सिखा रहा। तो ये मैं कहता हूँ कि चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं है कि इन चैलेंजेस का वे फॉरवर्ड नहीं है। बिल्कुल है, वो है।
आप जैसे इदारे काम कर रहे हैं, आप बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। तो आप देखिए, आप बच्चों की बड़ी फैसिलिटेशन और रहनुमाई करेंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो भी करेगा वो फॉर्मल तालीमी इदारा करे। और ये भी मैं आपको बताऊं, अब तो ज़्यादा काम बच्चों पे करने का है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये 5 साल बाद बड़े हो जाएंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे इन्होंने ही। एक नई दुनिया बनानी है। बिल्कुल इन्होंने बनानी। ठीक है ना, तो इसलिए इन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। टीचर्स, अच्छा फिर मैं आपको बताऊं, टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यंग टीचर्स पे। यानी जिसके पास अगले 15-20 साल का कैरियर है, वो टीचर जो इसको रिटायरमेंट में 4 साल रह गए, 3 साल रह गए, उस पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब वो फारिग करते हैं उसको। ठीक, यंगस्टर, यंग टीचर्स, ये जो लेक्चर आ रहे हैं ना, उन पे इन्वेस्टमेंट है। और यंग लड़कियों पे इन्वेस्टमेंट करें, जिनको टीचिंग प्रोफेशन में है, जिन्होंने इसको एज कैरियर अपनाना है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, निसाब को बदलने की जरूरत है। तो मैं तो ये इस बात का हामी हूँ, और मैं मायूस नहीं हूँ। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। पाकिस्तान के नौजवानों ने अपने लिए बहुत कुछ नया रास्ता निकाला है, वो हुकूमत से हट के निकाला है। हुकूमत से हट। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि नौजवान अपना रास्ता खुद बनाए, नई दुनिया खुद भी पैदा करें, और उसके अंदर जो सपोर्ट उनको मिल सकती है, बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं आपकी बात, पेरेंट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इनको सपोर्ट करें। आप लास्ट में सलमान साहब क्या कहना चाहेंगे कि नौजवान को मैसेज क्या है, कि जिस तरह हमने ये सारी बातें की, अगर इसका हम एक अच्छा मैसेज नौजवान को देना चाहें कि यार तुम्हारे लिए वे फॉरवर्ड ये है, मायूस मत हो, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, ब्लेम मत करो, कंप्लेन मत करो, रास्ता ढूंढो वो क्या है, तुम इस चीज को किस तरह बेहतर कर सकते हो, तुम्हें सलाहियतें हैं, तुम्हें जज्बा है, एनर्जी है, उसके लिए क्या मैसेज हो सकता है आपकी तरफ से मेरा तो नौजवान के मेरी लिए? तो मैसेज ये है कि जो पाकिस्तान का नौजवान है, उसको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ाई लड़नी है, और उस लड़ाई के लिए उसको अपने आप को जदीद असले से लेस करना है। अब वो जदीद असला वो असला नहीं है जिस असले की लोग समझते हैं, वो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर और ग्लोबल दुनिया के साथ कनेक्टिविटी। बिल्कुल सही। अगर वो इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर अपने आप को तैयार करना शुरू कर दे, और रस्मी तालीम भी हासिल करता रहे, डिग्री शिग्री, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ठीक सही, लेकिन टारगेटेड, अपना टारगेट बना ले कि मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। और जो बाहर की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उसको वो अवेल करना शुरू कर दे। ठीक। मसलन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जो मुफ्त कोर्सेज करवाती हैं, वो करना शुरू कर दे। ठीक। अपना CV प्रोफाइल बढ़ाना शुरू कर दे, और वॉलंटियर सर्विसेज को बेस कर ले, तो उससे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद वो अपने लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा। और ये मैं आपको बताऊँ, उसको अपॉर्चुनिटीज़ अब ग्लोबल दुनिया से मिलेंगी। ग्लोबल दुनिया से मिले, क्योंकि पाकिस्तान में अब कारोबार नहीं हो रहा इस वक्त, तो ग्लोबल दुनिया से कनेक्टिविटी के साथ वो अगर होगा, जितना वो मायूस होगा, जितना वो नशे में जाएगा, जितना उसके अंदर बगावत आएगी, ये मसले का हल नहीं आएगा। इसका हल ये है कि वो अपने अंदर का जो गुस्सा है उसको एक पॉजिटिविटी एंगल दे, और अपने आप को बदलने की कोशिश करे। इन हालात में, इन मुश्किलात में रहकर वो नए रास्ते, नए इम्कानात, नई मंजिल, नई जिसे कहते हैं रोशनियाँ तलाश अपने लिए भी करे, अपने दोस्तों के लिए भी करे, अपनी फैमिली के लिए भी करे। बिल्कुल सही। यही उसके पास हल है। और आप सब, मैं, जितने लोग हैं, हम इसी स्ट्रैटेजी के तहत आज इस मंजिल पे खड़े। और इसमें एक चीज़, तालीमी इदारे क्या एक चीज़ ऐसी अच्छी करें जिसमें बच्चे, जो नौजवानों के लिए कोई वो किरदार पॉजिटिव, वो क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा? वो सिर्फ एक काम कर दें, इन नौजवानों के अंदर लीडरशिप प्रमोट कर दें, और उनको कहें कि यू आर अ लीडर, यू हैव टू बिकम एज ए लीडर, और आप अपना मुकाबला खुद कर सकते हैं। अगर ये उनके अंदर लीडरशिप पैदा कर दें, तो मैं समझता हूँ कि यही नौजवान मुश्किल हालात में भी हालात का मुकाबला करना सीख लेंगे, और ये अपने लिए नए रास्ते तलाश कर लेंगे। ठीक। और आखिरी, जो पेरेंट्स, मैं कहता हूँ घर बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, पेरेंट्स क्या करना, उनको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को रवायती तर्ज फिक्र से बाहर निकलना होगा, और नए मॉडल इख्तियार करने होंगे। और वो जो आपने ही बात की थी और मैंने भी की थी, कि बच्चों की उंगलियां पकड़ना छोड़ दें, बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें, और बच्चों को खुद मुख्तार करें, बच्चों को अपने फैसले खुद करने दें। अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो बनने दें, और आपका म्यूजिशियन बनना चाहता है तो बनने दें। बच्चे के ऊपर डिक्टेशन ना लगाएं। और आपको पता है, बेतहाशा बच्चे जो है सिर्फ डिक्टेशन की वजह से मायूस हो जाते हैं, तो माँ बाप अपना गुस्सा
या अपनी जो ख्वाहिशात बच्चों पे मुसल्लत करते हैं उससे गुरेज करने की गुरेज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही, खूबसूरत मैसेज। मैं समझता हूँ आज सलमान साहब ने जितनी खूबसूरती से एक पूरा एक पैकेज दिया है, हम उसमें टीचर्स भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, हमारी सोसाइटी भी ओवरऑल है, हमारी गवर्नमेंट भी है, और ख़ुद नौजवान जिसके लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं उसके लिए भी अपने रास्ते निकालने के लिए उसके पास भी अपनी सलाहियतें हैं, उसके पास एनर्जी है, वक्त है। आज ग्लोबल दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों को आज एक पैकेज की तरह उस नौजवान के लिए हम लोग उसके सामने रखें और उसकी बेहतरी, उसके प्रोस्पेरिटी, उसके बेहतरीन फ्यूचर के लिए, और जो वो पाकिस्तान के लिए कर सकता है अपने बेहतरीन फ्यूचर को आरास्ता करे इन सलाहियतों के साथ, इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और अपना लिए भी एक मुस्तकबिल रोशन करे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन करे, और हम सब मिलकर इसमें उसका साथ दें। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए कुछ नया मुख्तलिफ बड़ा सोचें। खुश रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।